हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट एंड इट्स टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्लास रिलेटेड है क्लास इंटर से, क्लास इंटर सब्जेक्ट फिज़िक्स, और ये अभी तक हमारा चैप्टर 11 जो है वो रन कर रहा है, हीट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज the ability of a substance to conduct heat is called heat capacity। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो उसकी एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम डिफाइन करते हैं एज ए हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक फोम का टुकड़ा है, अगर उसके ऊपर एक एक ड्रॉप अगर हम पानी का गिराते जाएं तो वो उसमें एब्जॉर्ब होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जितना ऊपर से पानी इसमें एब्जॉर्ब होगा, नीचे से उतना ही वो क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम की तरफ जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मीन्स अब इसकी जो लिमिट है कंडक्ट की वो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से ही हमारे जितने भी सॉलिड्स होते हैं, अगर हम सॉलिड्स को जो है वो कैटेगराइज करें, और जो हमारे जितने भी लिक्विड्स होते हैं, तो सबकी जो नेचर है वो सेम नहीं है। ऑल द सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट एंड ऑल द लिक्विड्स हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इस वजह से जितने भी आपके सॉलिड्स होते हैं और जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं, उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। उनकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में अगर हम कैटेगराइज करें तो आपके मेटल्स भी आते हैं, आपके नॉन मेटल्स भी आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप सेमी कंडक्टर्स भी पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर्स। उसके अलावा जो है वो सॉलिड में आपके इंसुलेटर्स भी आते हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट है। आपको पता है, आपने पढ़ी है कि जो मेटल्स होते हैं इनमें एक लस्टर होता है, शाइनिंग होती है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से ही हम जो एज यूजुअल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो होते हैं, वहाँ पे हम सिल्वर और कॉपर जो वायर्स हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब करंट वायर्स के अंदर फ्लो होता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अक्सर अगर आपने देखा होगा कि अगर आपकी जो वायर होगी, अगर उसकी थिकनेस कम होगी तो क्या होगा, अगर आप उस पर ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, उस पर लोड करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अगर आप उसको टच करेंगे हाथ से तो हीटअप हो जाते हैं। क्यों हीटअप हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हीटअप होते हैं। तो सिल्वर और कॉपर क्या यूज़ करते हैं हम, वायर्स, एज इलेक्ट्रिक वायर्स, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। तो कॉपर के अंदर एज़ कम्पेयर टू सिल्वर हीट कंडक्शन का जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। हीट कंडक्शन जो प्रॉपर्टी है वो कॉपर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर क्या जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर ज़्यादा जो है वो कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर की हीट कंडक्शन, गर्मी को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेटल्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है,
उसके बाद है आपके नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर डिफरेंट हैं। नॉन मेटल्स इतनी आपकी हीट कंडक्ट नहीं करते, उनका रेशो एज़ कम्पेयर टू मेटल्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और सेमी कंडक्टर्स जिनको हम कहते हैं, सेमी मीन्स हाफ, समटाइम्स उनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेम्बलेंस करती हैं मेटल्स के साथ, और समटाइम्स उनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेम्बलेंस करती हैं नॉन मेटल्स के साथ। और इंसुलेटर्स का तो आपको पता ही है, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाते, और इनकी जो है वो हीट कंडक्शन रेशो भी बहुत ही कम होता है। अगर प्लास्टिक है, आप उसको हीटअप करेंगे तो उसका शेप ही चेंज हो जाता है। तो ये हम कैटेगराइज करते हैं जो है वो सॉलिड्स के अंदर। तो एवरी सॉलिड हैव अ डिफरेंट हीट कंडक्शन रेशो। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो हीट कैपेसिटी जो होती है वो सॉलिड्स के अंदर हर सॉलिड की डिफरेंट होगी, और लिक्विड्स के अंदर हर लिक्विड की क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन हीट कैपेसिटी। उसके बाद होता है हमारा जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है वो ये है कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट क्या है, मैं रिमूव करता हूँ इसको। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में मैं लिखता हूँ लेटेंट हीट। The amount of heat required, the amount of heat required, the amount of heat required to change unit mass of a substance. Unit mass of a substance means अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट मास किसी हीट की वजह से चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट मास का मतलब ये होता है कि मीन्स मास का जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ केजी। मीन्स अगर आपका 1 kg यूनिट मास चेंज हो तो वहाँ पे आपकी जो हीट देने की वजह से जो आपकी 1 यूनिट केजी मास है वो चेंज हो, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को अगर हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H रिप्रेजेंट द लेटेंट हीट। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू। मीन्स आपकी लेटेंट हीट जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप जो है वो उस सब्सटेंस के अंदर कितना जो है वो हीट उसको जो है वो दे रहे हैं, उसके अंदर कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। उसके अलावा जो आपका एच होता है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/m। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Q/m। ठीक है, अब ये जहन में रखें, ये जो है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये हमारे पास लॉ नहीं है। अगर ये हमारे पास लॉ होता तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके कांस्टेंट यूज़ करते, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इक्वलेंट की साइन लगाएंगे। एच हमारा सेम रहेगा, इक्वलेंट की साइन आ जाएगी, डेल्टा Q/m आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एच आपको पता है लेटेंट हीट को शो कर रहा है, लेटेंट हीट, एंड डेल्टा Q रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट, एंड द m रिप्रेजेंट्स द यूनिट मास। आपको पता है कि यूनिट ऑफ मास क्या है, दैट इज़ kg। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इसका यूनिट निकालें, अगर हम इसका यूनिट निकालें तो क्या होगा, H इक्वल हो जाएगा, और आपको पता है डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट हमेशा मेयर किया जाता है जूल्स के अंदर, और जो आपकी यूनिट ऑफ मास होती है वो होती है kg। मीन्स लेटेंट हीट का जो यूनिट होगा हमारे पास दैट वाज दी जूल पर kg, दैट वाज जूल पर kg, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, उसके बाद लेटेंट हीट के जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, लेटेंट हीट के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से,
एक है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन, ठीक है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन क्या होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट required to change unit mass of a substance from solid to the liquid, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से जो आपका यूनिट मास है, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जो आपके 1 kg मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन, सपोज कर लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है आयरन का, ठीक है, और ये आपको पता है कि आयरन सॉलिड होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब इसको हीट प्रोड्यूस देंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हीट, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आयरन इस हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। क्या करेगा, आपने जो इसको हीट प्रोवाइड की है, इसको ये हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, लेकिन ये एब्जॉर्ब करता रहेगा। फिर क्या होगा, इसकी जो एब्जॉर्प्शन लिमिट है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, फिर उसकी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब हम इसके अंदर मज़ीद हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसकी जो स्टेट है सॉलिड, वो चेंज हो जाएगी लिक्विड के अंदर। क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। आपको पता है कि आयरन का जो टेम्परेचर होता है, अगर आप इंक्रीज़ करते रहेंगे तो आपकी एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो ये है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर हम प्रीवियस टॉपिक की बात करें जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाई, जो आपकी टॉपिक थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूअन, इसमें आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड के अंदर, ठीक है। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स के अंदर या गैसियस स्टेट्स के अंदर, वेपर्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं गैसियस स्टेट्स, गैसियस स्टेट। आपका जो लिक्विड होगा वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट required to change unit mass of a substance, unit mass of a substance from liquid to gaseous state, ठीक है। इसमें आपका जो यूनिट मास होगा, क्या आपका जो यूनिट मास होगा वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर,
लिक्विड से गैस के अंदर जब आप किसी भी लिक्विड को जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपने 1 kg जो है वो वाटर लिया है, ठीक है, क्योंकि यूनिट मास की बात हो रही है तो हमें जो मास कंसीडर करना है दैट विल बी द यूनिट मीन्स सिंगल 1, इट इज़ रिप्रेजेंट्स द 1। इसकी क्वांटिटी ग्रेटर नहीं होगी 1 से, इसकी क्वांटिटी 1 रहेगी। जब भी आपका यूनिट मास आएगा मीन्स उसका जो यूनिट है दैट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज 1। तो यहाँ पे हम जो लिक्विड का मास कंसीडर करेंगे दैट इज़ 1 kg, और ये क्या है, सपोज कर लीजिए वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये लिक्विड पहले क्या करेगा, कुछ लिमिट के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। उसकी वो पॉइंट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, के अंदर हमने जो वो प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिफाइन किया था। लेकिन फिर आपकी एक ऐसी लिमिट हो जाएगी कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर तक वाटर इसको हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो वाटर है पहले लिक्विड स्टेट में होता है, फिर ये आपका आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका हीट का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट होता रहेगा वेपर्स के अंदर। अगर आपका कंप्लीट मास, यूनिट मास लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स 1 यूनिट मास should be transferred from one state to the another state। लेकिन वेपोराइजेशन में क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा लिक्विड से गैसेस स्टेट में, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड हमें ये बता रहा है मीन्स ये किसी मखसूस प्रॉपर्टीज से रिजेम्बलेंस रखता है या मखसूस क्राइटेरिया से जो है वो कंट्रीब्यूशन रखता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन ये होती है द अमाउंट ऑफ हीट required to change unit mass by 1 degree Kelvin or Celsius is called स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपका कितना होना चाहिए, मास होना चाहिए यूनिट मास, और आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और आपका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, ओनली 1 डिग्री। अगर केल्विन में है तो 1 केल्विन, अगर सेंटीग्रेड में है तो 1 सेंटीग्रेड। इसकी इक्वेशन क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Q, ठीक है। उसके अलावा C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। उसके अलावा C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Δt। मीन्स आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये डायरेक्ट रिलेटेड होती है अमाउंट ऑफ हीट से। जितना आप अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा देंगे उतनी ये इंक्रीज़ होगी, और ये यूनिट मास से इन्वर्स रिलेटेड है। जितना यूनिट मास कम होगा उतना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और सेकंड है हमारा टेम्परेचर, ये इसके साथ भी क्या है, इन्वर्स रिलेटेड। इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे तो हमारा जो फार्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा C = डेल्टा Q m डेल्टा T, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट निकालें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो डेल्टा Q को हम जूल्स में मेजर करते हैं,
और यहाँ पे m रिप्रेजेंट्स दी मास, ये हो जाएगा आपका kg, और डेल्टा T आपको पता है टेम्परेचर होता है, तो ये आप लिखेंगे केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर kg इनटू द केल्विन, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये भी आपका यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, बस ये एक सिंपल टर्म है, आपको जस्ट इसको कन्वर्ट करना है जो है वो एन के अंदर, मोल्स के अंदर। ठीक है, kg की जगह पे मोल आ जाएगा, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये होगी, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू अ सब्सटेंस, ट्रांसफर्ड थ्रू अ सब्सटेंस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू अ सब्सटेंस बाय ट्रांसफर्ड थ्रू अ सब्सटेंस यूनिट डिग्री ऑफ केल्विन और सेल्सियस बाय इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और इसका आपका फार्मूला होता है डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो होती है उसको हम C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है डेल्टा Q ओवर दी एन डेल्टा T। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो वो हो जाएगा डेल्टा Q का आपका यूनिट क्या होता है, जूल पर। अब n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मोल को, ये हो जाएगा मोल इनटू द केल्विन। तो इसका ये यूनिट भी हो सकता है कि जूल इनटू मोल इनवर्स इनटू द केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो आपके बुक के अंदर भी जो है वो ये टॉपिक्स लिखी हुई हैं, पहले आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स करते रहें, ताकि हम आपको जो वीकली आपका क्लासेस होता है रिव्यू क्लास, हम उनमें आपको जो है वो आंसर्स जो है वो इसके देते रहें। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू टॉपिक से जो है वो हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।